Hello and welcome to Prep Up. This is Gaurav Sen and I am one of the faculty at Prep Up. So in this video, we will be covering UGC NET exam and the career path after clearing the UGC NET exam. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूजीसी एनटीए जो कि यूजीसी नेट का एग्जाम करवाता है, उसने अपने वेबसाइट पर आंसर की को रिलीज किया है। तो ऑल दो स्टूडेंट और मेजोरिटी ऑफ यू मस्ट बी फिगरिंग आउट देयर स्कोर। तो इसमें कुछ लोग होंगे जो नेट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो नेट का एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर पा रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जिनसे जो जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कर पा रहे होंगे। तो इन तीनों चीजों को लेकर जो एक डाउट रहता है मन में कि फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने नेट का एग्जाम क्लियर करने की स्थिति में नहीं है या जो स्टूडेंट जो जेआरएफ क्लियर कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स जेआरएफ और नेट को दोनों एक साथ ही क्लियर करते हैं, तो इन सब के बेनिफिट क्या है? क्योंकि सबका अपना अपना करियर पाथ डिफरेंट होता है। कई लोगों को पीएचडी करना है, कई लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, पर इन सब को लेकर एक मन में कंफ्यूजन रहता है कि आगे इसमें कैसे परस्यू किया जाए। सो दोज हु वांट पीएचडी, दोज हु वांट जॉब आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, उसको कैसे उसके साथ प्रोसीड किया जाए। हालांकि जेआरएफ और नेट इन दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, तो हम इस वीडियो में आपको नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर करने के जो बेनिफिट्स हैं और जो नुकसान हैं उन सब से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो जैसे कि वो इस वीडियो में दो सेक्शंस में हम बात करेंगे। एक है कि पीएचडी को लेकर आपको क्या बेनिफिट है अगर आप नेट या जेआरएफ क्लियर करते हैं, या फिर दूसरा है कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को ये कैसे इम्पैक्ट करता है। ऑफ कोर्स नेट क्योंकि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर टीचिंग, फॉर प्रोफेसरशिप, तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी ये आपको एकेडमिक्स के फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में ज्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि देश में, हमारी कंट्री में कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो पीएचडी परस्यू कराती हैं, बट हमारा जो फोकस रहेगा वो देश के जो कंट्री के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन पे रहेगा। अन्य यूनिवर्सिटीज के प्रोसीजर के बारे में आपको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इन पे 1 बाय 1 करके वीडियोस बनाएंगे। तो जो लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए सेपरेट वीडियो आएंगे आने वाले समय में। पर अभी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि ज्यादा जाने जाते हैं अपनी रिसर्च के लिए, और ऑलमोस्ट दिल्ली, दोनों दिल्ली ही बेस्ड हैं, तो इन पे हमने अपना फोकस रखा है अभी के लिए। तो जो जेआरएफ कैटेगरी है या नेट कैटेगरी है, उसको हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तो जेएनयू में अगर आपके पास नेट है, ऑफ कोर्स जिनके पास नेट नहीं है उनके बारे में हम बात करेंगे, बट फॉर दोज पीपल दो हु हैव नेट एग्जाम और हु विल बी क्लियरिंग द नेट एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट, उनके लिए क्या बेनिफिट है टू परस्यू पीएचडी। जैसा कि हम जानते हैं कि जेएनयू जाना जाता है अपने प्रोमिनेंट रिसर्च के लिए, बैकग्राउंड के लिए। जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च को लेकर काफी ज्यादा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है आपके, और रिसर्च स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक मेजोरिटी में देखने को मिलेंगे। तो जेएनयू में जो बच्चों का एडमिशन होता है, स्टूडेंट्स का एडमिशन जो होता है पीएचडी के लिए, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आपके पास जेआरएफ हो और एक है नॉन जेआरएफ कैटेगरी। और मैंने नॉन जेआरएफ कैटेगरी क्यों बोला, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसका एक ही रीजन है कि जेएनयू में नेट अगर आपने किया है, आपके पास नेट है, तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, बशर्ते अगर आपके पास नेट है और आपके पास नेट नहीं है। तो ये दोनों चीजें सिमिलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा अगर आपके पास नेट है, एंड आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और इंटरव्यू के बाद आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। तो एक बात आपको
याद रख लेना है कि जेएनयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेट आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देता। इस चीज को याद रखना, कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। बट अगर आपके पास जेआरएफ है तो जेएनयू में जेआरएफ अगर आपके पास है, आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन जेएनयू के किसी भी सेंटर में हो जाए और आपके पास जेआरएफ है, तो उसको लेकर भी एक डिस्टिंक्ट प्रोसीजर है वो कि जेएनयू, अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि आपको एडमिशन चाहिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। पॉलिटिकल साइंस यहाँ काफी एस्टीम्ड एक सेंटर है और सपोज कि वहां पे 20 सीट्स ओवरऑल आई हुई हैं। उन 20 सीट्स में से 15 सीट्स जो है वो नॉन जेआरएफ कैटेगरी के लिए और 5 सीट्स ओनली जेआरएफ कैटेगरी के लिए। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जेएनयू में जो जेआरएफ कैटेगरी के लिए सीट आती है वो नॉन जेआरएफ कैटेगरी या जिसको हम बोल सकते हैं जनरल या कॉमन कैटेगरी से अलग होती है। तो सपोज कि पॉलिटिकल साइंस में 20 सीट्स हैं जिसमें से 15 सीट कॉमन कैटेगरी की है, तो आपको उसके लिए ना नेट चाहिए ना जेआरएफ चाहिए। आप अपने फॉर्म फिल करके एग्जाम में बैठ के इंटरव्यू के थ्रू आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पर फॉर द जेआरएफ यू नीड जेआरएफ, और जेआरएफ अगर आपके पास है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठना है। बट फॉर दैट मैं आपको जेएनयू का ई प्रोस्पेक्टस जो है उस पर बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस सेंटर में लेना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जनरली जो कॉमन सीट्स हैं नॉन जेआरएफ कैटेगरी की सीट्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उन पे ज्यादा फोकस रहता है और जेआरएफ की सीट्स कुछ कुछ सेंटर्स में ही निकलती हैं। तो सपोज कि मैंने पॉलिटिकल साइंस आपके पास पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ है बट पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आपके पास जेआरएफ नहीं है। हालांकि आप फिल कर सकते हैं फॉर्म अन्य डिपार्टमेंट में भी, बट इफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने जेआरएफ की सीट्स को लेना नहीं चाहते हैं वो लोग, तो वो लोग उसको सिंपली सारी सीट्स को कॉमन सीट्स ही रखेंगे, ना कि जेआरएफ के जरिए निकालेंगे। इसके लिए आप जरूरी है कि आप ई प्रोस्पेक्टस को ध्यान से देखें कि अगर आपके पास जेआरएफ है तो किस किस सेंटर ने, सपोज हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है और भी काफी सेंटर्स है, इनमें से किन सेंटर ने जेआरएफ के लिए सीट्स अलग से निकाली हैं, क्योंकि जेआरएफ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी इन जेएनयू। आपको नेट इतना मायने नहीं रखता जेएनयू में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, बट अदरवाइज जेआरएफ कैटेगरी के लिए आपको ये जरूरी हो जाता है कि आप ई प्रोस्पेक्टस में ध्यान से देखें फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें आपको एडमिशन लेना है कि उसमें उस साल जेआरएफ कैटेगरी से सीट्स आई है कि नहीं। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर तो नहीं है मैं कहूंगा, बट हाँ फर्स्ट टाइमर या बिगनर्स इसको लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि जेआरएफ कैटेगरी और जो नॉन जेआरएफ कैटेगरी है, कॉमन कैटेगरी है, उसको कैसे परस्यू किया जाए। और एक बात और, जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए आप एक बार में 3 सेंटर फिल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप 3 सेंटर्स में और अप्लाई कर सकते हैं विद जेआरएफ कैटेगरी। यानी अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपके पास टोटल जो चांसेस अपॉर्चुनिटीज होती है वो 6 होती है। और ये ओवरलैपिंग भी हो सकता है। ओवरलैपिंग मीन्स कि आप अगर 3 सेंटर, सपोज आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी चुना और तीनों सेंटर्स में जेआरएफ की भी सीट्स आई हैं, तो आप उन तीनों सेंटर्स में 2 बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बार आप एंट्रेंस के जरिए उसमें जा सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं फॉर द जेआरएफ सीट्स जितनी आई हैं उस सेंटर में। तो ये जेआरएफ के साथ एक यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है जेआरएफ कैटेगरी वालों को, कि उन्हें समझना पड़ता है कि किस सेंटर में कितनी सीट्स हैं और किस तरीके से उसको रेशनाइज किया गया है। बहरहाल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेट और जेआरएफ का जो वैल्यू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेट और जेआरएफ का जो वैल्यू है वो इक्वल है, विच मीन्स कि आपको नेट हो आपका या फिर जेआरएफ हो, नॉन जिसके पास नेट नहीं है उसको क्या करना पड़ता है कि उसको सबसे पहले
एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो क्लियर करता है तो इंटरव्यू का कॉल आएगा। बट अगर आपके पास नेट है और जीआरएफ क्योंकि नेट और जीआरएफ दोनों एक साथ ही होते हैं, जिसका जीआरएफ हो उसका नेट भी होता है। तो अगर आपके पास नेट है तो आपको एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। यही जेएनयू में आपको जीआरएफ चाहिए फॉर द डायरेक्ट इंटरव्यू, बट इन ड्यू आपके पास अगर नेट है और जीआरएफ है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं विदाउट गिविंग द एंट्रेंस एग्जाम। दोनों यूनिवर्सिटीज में इस चीज को लेकर डिफरेंट सिस्टम को लागू किया गया है। हालांकि जिनके पास नेट और जीआरएफ है उनके पास ओवरऑल बेनिफिट ऑफ कोर्स ज्यादा है जिनके पास नेट नहीं है। बट अगर जेएनयू की बात करी जाए तो उसमें आपको कॉमन स्टूडेंट्स के लिए उतना ज्यादा मार्जिन नहीं है जितना डीयू में है, क्योंकि आपको नेट के साथ ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो चीजें हैं ये समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जेएनयू में आपको एंट्रेंस के लिए दो तरीके से बुलाते हैं, एक तो नॉन जीआरएफ कैटेगरी, एक जीआरएफ कैटेगरी। जीआरएफ कैटेगरी के लिए सीट्स जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ई प्रोस्पेक्टस में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और ई प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो जेएनयू हर साल अपने एडमिशन इनटेक के लिए रिलीज करता है। आपको उससे जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। हमारी रेगुलर वीडियोस पे आप देखिए, आपको उससे जुड़ी जानकारी मिल जाएगा इस चैनल के जरिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए, हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। और अदरवाइज आप चाहें तो एनटीए या जेएनयू की वेबसाइट पे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ई प्रोस्पेक्टस में ये जानकारी रहती है कि किस सेंटर ने किस साल नॉन जीआरएफ कैटेगरी की सीट्स निकाली है, जीआरएफ कैटेगरी की सीट्स निकाली है। और दोनों का सिस्टम मैंने आपको बताया था कि जीआरएफ कैटेगरी में अगर आपको जाना है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अदरवाइज आपको अगर कॉमन स्टूडेंट है, नॉन जीआरएफ कैटेगरी से है, तो आपको इंटरव्यू एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एंट्रेंस को क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा, और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उससे आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। ड्यू में अलग सिस्टम है, उसके लिए आपको नेट या जीआरएफ अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपको इन एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो ये दो चर्चा थी, ये हमारे दो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, डीयू और जेएनयू। उसमें पीएचडी एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया है उससे आपको अवगत कराने के लिए था। बट ऑन द अदर साइड, दो स्टूडेंट हु वांट्स टू focus on their job opportunity after clearing नेट एग्जाम और जीआरएफ एग्जाम, उनके लिए एक बड़ी खबर जो रिसेंटली अभी यूजीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि अब जो पीएचडी एक्चुअली जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो एमए प्लस नेट होगा, नेट इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक्चुअली नेट या फिर आप जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए है वो होगा। इसके पहले भी एमए और नेट को वैधता मिली हुई थी कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट देना, बट वो अदरवाइज प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एक नोटिफिकेशन होता था, उनका अलग अलग प्रक्रिया होती थी। बट अब यूजीसी ने इस बात को क्लैरिफाई किया है अपने नोटिफिकेशन में कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा वो एमए प्लस नेट ही होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एमए करने के बाद आपने नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है और स्टेट यूनिवर्सिटीज इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आप सीख कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप नेट के एग्जाम के जरिए प्लस एमए इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप उसको परस्यू कर सकते हैं। इन द रिसेंट टाइम एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में और वेरियस अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के
जो रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है उसमें MA प्लस नेट को ही मिनिमम क्राइटेरिया माना गया है। तो हमारा जो इनिशिएटिव है वो आपको CUET, UG, PG, नेट JRF के साथ साथ इन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम जैसे MP में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो या कई अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी प्रिपेयर करवाता है। तो इन सब चीजों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये वेरियस टॉपिक कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी जानकारियां होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। CUET UG हो अंडर ग्रेजुएशन के लिए, DU अब तो क्योंकि UG जो CUET है वो ऑल इंडिया टेस्ट के रूप में उसे कन्वर्ट किया गया। CUET PG जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए, ये दोनों कंडक्ट NTA कराता है। आधारित इन सब की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आगे आने वाली चीजों को देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।